हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले आज 15 से 17 जनवरी तक का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट से। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि आप फूलों को एकत्रित करने के लिए मत रुको, आगे बढ़ते चलो, आपकी राह में निरंतर फूल खिलते रहेंगे। मतलब यदि हमने अपना लक्ष्य तय किया है और हमें बीच बीच में छोटे मोटे लक्ष्यों में सफलता मिल जाती है तो हमें वहाँ रुकना नहीं है, बल्कि आगे अनवरत रूप से बढ़ते रहना चाहिए। 16 जनवरी को एक महान पुरुष महादेव गोविंद रानाडे जी की पुण्यतिथि रहती है। महादेव गोविंद रानाडे एक ऐसा नाम जिन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता है और बाल विवाह, विधवा मुंडन, विवाह के आडंबरों पर भारी आर्थिक व्यय का प्रखर विरोध करने वाले और विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए समाज को जागृत करने वाले ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे जी के चरणों में उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी नमस्कार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कल का, आज का और परसों का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक में यूरोपियन संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आप जानते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में ये प्रक्षेपण केंद्र का शुभारंभ किया गया है स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। तो यूरोपियन संघ की बात करते हैं तो यूरोपियन संघ, जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें कितने देश हैं? इसमें 27 देश हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम के अंतर्गत आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, 71वां मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता की घोषणा हुई है, जो कौन बनी है? आर बोनी ग्रेबियल। इनका नाम क्या है? आर बोनी ग्रेबियल। आर बोनी जो ग्रेबियल हैं ये अमेरिका की हैं और ये 2022-23 की मिस यूनिवर्स बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से है। तो ये तो अभी की बात हो गई, लेकिन आपने देखा होगा कि 2021-22 की जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली हरनाथ सिंधु बनी थी। तो उनका भी नाम याद करना है, हरनाथ सिंधु। अभी तक जो भारत में अगर बात की जाए तो 3 ऐसी महिलाएं हैं जो क्या है? मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। सबसे पहले सुष्मिता सेन, उसके बाद लारा दत्ता और अभी 2022 में हरनाथ सिंधु। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और अभी वर्तमान में कौन बनी है? अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई। तो पहला ऑनलाइन गेमिंग का जो एक्सीलेंस सेंटर है ये स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? शिलोंग में। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन का समापन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा विकासशील देशों के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। तो ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। फर्स्ट है आरोग्य मैत्री पहल, दूसरा है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और थर्ड है ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये तीनों कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीक को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, अब ये स्टार्टअप की बात हो रही है, किस किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो ये 5G टेक्निक जो है उसको प्रारंभ करने वाला पहला जिला जो बना है वो बना है नवाचारी जिला या आकांक्षी जिला विदिशा। जो कहाँ पर आता है? विदिशा जिला आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है कि जो 5G टेक्निक है, 5G टेक्निक की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 10 अक्टूबर 2022। तो ये आपको याद रखना है। और इस तरीके का स्टार्टअप शुरुआत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? वो बना है भारत का पहला आकांक्षी जिला विदिशा। तो मध्य प्रदेश से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? वो हो रहा है इंदौर में और इसकी शुरुआत 9 जनवरी से शुरू हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है 17वें नंबर का, इसके चीफ गेस्ट कौन है?
तो गुआना के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद इरफान को एज अ गेस्ट इनवाइटेड किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीआरओ द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमूला को तैनात किया गया है। अब आप जानते हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि सियाचिन पर पहली कमांडर ऑफिसर की नियुक्ति हुई थी, उनका नाम क्या था? शिवा राजपूत। अब बात हो रही है बीआरओ की। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में बीआरओ की स्थापना की गई थी। तो अभी भूटान में क्या कर रहा है? भारत के द्वारा जो रोड निर्माण का असाइनमेंट चल रहा है, उसके लिए जो महिला ऑफिसर की नियुक्ति हुई है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुरभि जखमूला। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। केरल में क्या है? संविधान से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, प्रस्तावना है, उसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा और उसकी क्या भूमिका है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, कुल मिला के जो संविधान की साक्षरता है वो बताई जाएगी केरल में। तो इस तरीके के इनोवेटिव काम केरल ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मार्ग, ये मार्ग पोर्टल है जो कि स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये जो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में, पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब 16 जनवरी का दिन बिल्कुल आपको याद रख लेना है। 16 जनवरी 2022 पहली बार स्टार्टअप डे मनाया गया। तो याद रखना है कि 16 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? स्टार्टअप डे मनाया जाता है। और जब कोई भी स्टार्टअप जो है वो बड़ा रूप ले लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न का स्टेटस कब प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो ये एक स्टार्टअप फर्म है आईजी ड्रोन्स, इसने बनाया है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है जिसका नाम है स्काई वॉक। याद रखिएगा, स्काई वॉक नाम से इसको बनाया गया है। फिर ये देखिए 16 जनवरी को नेशनल फर्स्ट स्टार्टअप डे मनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब 17 जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वें नंबर की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है इसके 53वें नंबर की बैठक हुई है कहाँ पर? दावोस में। दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी। यह एक शीतकालीन बैठक है जिसमें भारत के जो भारत के जो मेन मिनिस्टर्स हैं वो गए हुए हैं, बहुत सारे जो भारत के अरबपति लोग हैं वो भी गए हुए हैं। और इस वर्ष की थीम रखी गई है खंडित विश्व में सहयोग। जो विश्व जो एक तरीके से खंडित हो गया है, डिवाइड हो गया है, उसको क्या करना है? हेल्प करना है। एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये जारी करता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जिनेवा में स्थित है, लेकिन इसकी जो बैठक हुई है वो दावोस में हुई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है कि किस रिपोर्ट के द्वारा भारत के 1% अमीर के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है? देखिए भारत में आपको जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो ये रिपोर्ट बताती है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो ऑक्सफैम नामक एक पब्लिकेशन है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट बताती है कि 1% जो अमीर हैं, 1% अमीर लोगों के पास लगभग 40% वेल्थ है। तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो गरीब हैं उनके पास क्या बचा? उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। यही जो आंकड़ा है, आपने एक इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा गरीबी का दुष्चक्र। तो गरीबी का दुष्चक्र यही होता है कि जो गरीब है वो गरीब पैदा होता है और गरीब ही मर जाता है।
तो ऑक्सफैम रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में लगभग 166 अरबपति हैं जिनके पास अरबों में संपत्ति है। तो जो अरबपति हैं उनकी संख्या 166 है और लगभग 23 करोड़ जो हैं वो अत्यंत गरीबी रेखा वाले व्यक्ति भारत में रहते हैं। भारत में भुखमरी भी बहुत अधिक है क्योंकि भारत विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और जो गरीब लोग रहते हैं उनके ऊपर कर का बोझ भी बहुत अधिक रहता है और जो महामारी है वो भी क्या है, गरीबों को प्रभावित करती है क्योंकि उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने ये आंकड़े जारी किए हैं। आप ये आंकड़े अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया गया। तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत अधिक मसाले हैं, खासकर अगर आप साउथ में जाते हैं, केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, यहाँ पर बहुत अधिक मसाले होते हैं। जो वास्को डी गामा है वह भी क्या है, मसालों की खोज में ही भारत आया था। अगर आपको पता है कि वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया था तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और कौन से मसाले किस स्टेट के फेमस हैं ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण को मिलाने की योजना प्रारंभ की जा रही है। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने 2030 तक ऐसा टारगेट रखा था कि 20% जो है इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाएगा, लेकिन 2030 से इस लक्ष्य को 2025-26 में कंप्लीट करने का टारगेट केंद्र सरकार ने रखा है। इस टारगेट में संशोधन हो गया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की क्या आवश्यकता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि भारत में तो पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में निकलता नहीं है। हमें जो अरब देश हैं उनसे क्या करना पड़ता है, पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है। तो इस पेट्रोल में अगर हम, चूंकि एथेनॉल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, तो अगर हम एथेनॉल को मिला देंगे तो क्या होगा, बचत हो सकेगी पेट्रोल के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात की। तो इससे क्या क्या होगा कि एक तो हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकेंगे और कच्चे तेल के आयात में कमी होगी और स्वच्छ ईंधन, क्योंकि एथेनॉल जो होता है तो एक तरीके से हम स्वच्छ ईंधन पर भी काम कर रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2023 में कितनी % तक एथेनॉल मिलाया जाएगा, तो आंसर होगा 20% एथेनॉल। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और अराइज होना चाहिए यहाँ पर कि अगर ये आपको 20% एथेनॉल मिलाना है 80% पेट्रोल में, तो ये हम अभी क्यों नहीं कर देते। अभी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसे इंजन उपलब्ध नहीं है जो 20% एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के साथ चल सकें। अगर हम अभी 20% एथेनॉल जो पुराने इंजन के व्हीकल है उनमें डाल देंगे तो इंजन क्या होगा, पूरी तरीके से चोक हो जाएगा। तो अभी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी जो इस प्रकार के इंजन का निर्माण कर सके और उसमें लगभग 2025-26 तक का वक्त लगेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई है। अब केंद्र सरकार ने ये राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन, तो ये क्या है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान रखे जाएंगे। तो जो शहरी मंत्रालय है उसने बोला है कि नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाएंगी और पर्यावरण की बुनियादी ढांचे की जो निगरानी है वो भी की जाएगी। इसके लिए क्या है, 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है और जो भारत में टोटल 4500 शहरी निकाय हैं, वहाँ पर क्या की जाएगी, इस योजना की शुरुआत की जाएगी ताकि लोगों को सुविधा रहे। फिर 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन ये स्टार्टअप डे पहली बार कब मनाया गया, तो आंसर है 2022। अब 2022 से मनाया गया है तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। तो स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत चूंकि 16 जनवरी को हुई थी, इसीलिए 16 जनवरी को क्या मनाया गया है, स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। और जब स्टार्टअप बड़ा हो जाता है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है।
कुछ महत्वपूर्ण दिन जैसे कि 22 अक्टूबर को स्लोथ वियर दिवस, चूंकि ये पहली बार मनाया गया है इसलिए इसको याद रखिएगा कि 12 अक्टूबर को स्लोथ वियर दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। अब राइट टू साइट क्या होता है, जिन लोगों को देखने की समस्या रहती है या अंधापन रहता है या कम दिखता है, तो ये राइट टू साइट अभियान लागू करने वाला जो राज्य बना है वो बना है राजस्थान। इससे क्या होगा, जिन लोगों को देखने में दिक्कत है या अंधता है उनको मदद की जाएगी। अब राजस्थान की कुछ ऐसी पॉलिसीज जो काफ़ी सराहनीय रही हैं, जैसे चिरंजीवी योजना। जैसे भारत में केंद्र सरकार की पॉलिसी है आयुष्मान भारत योजना, उसी तर्ज पे राजस्थान गवर्नमेंट ने चिरंजीवी योजना लेकर आई है, जिसमें 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। दूसरी योजना है इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में थाली भर भोजन आपको पेट भर दिया जाता है। फिर राजीव गांधी ओलंपिक गेम्स का आयोजन भी कहाँ पर किया गया, राजस्थान में किया गया। और भारत का ही नहीं अपितु विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। इतने फैक्ट राजस्थान से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के विरुद्ध वनडे क्रिकेट में इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था, जिसमें भारत ने टोटल 390 रन बनाए और श्रीलंका ने मात्र 73, तो लगभग 317 रन के द्वारा भारत ने जीत हासिल की है। इतने टोटल रन नहीं बनते जितने पे भारत ने सिर्फ जीत हासिल की है। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा सकता है कि वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी है वो सेकंड नंबर पे जिनका हाईएस्ट शतक है वो है विराट कोहली, और अगर फर्स्ट नंबर पे पूछे तो सचिन तेंदुलकर के जो शतक हैं वो 49 है और विराट कोहली के 46 हैं। तो कुछ समय बाद विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का आंकड़ा क्या कर सकते हैं, उनको पीछे कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये जो मैच है ये वनडे वाला, जिसमें श्रीलंका को हराया गया है और बहुत एक तरीके से श्रीलंका की बहुत बुरी लंका डूबी है। तो ये मैच कहाँ पर हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो याद रखिएगा कि वनडे में इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत किसके विरुद्ध है, श्रीलंका के विरुद्ध है। फिर हैदराबाद के अंतिम नवाब थे, उनका नाम था नवाब मीर वरक अली खान। इनका निधन हो गया है। ये लास्ट नवाब थे और 8वें नंबर के नवाब थे, और इनकी ऐसी इच्छा थी, क्योंकि इनका जो निधन हुआ है वो तुर्की में हुआ है, इनकी ऐसी इच्छा थी कि इनका जो अंतिम देहांत मतलब जो अंतिम संस्कार है वो भारत में किया जाए। तो अब इनको भारत लाया जाएगा। आपको केवल नाम याद रखिएगा कि हैदराबाद से संबंधित थे नवाब मीर बरकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सफल आयोजन को कहाँ पर इसका आयोजन मतलब जश्न का आयोजन किया गया है, तो वो नई दिल्ली में किया गया है। आपने एक गाना सुना होगा ओ बुमनिया, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये। महिलाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, एनजीओ में जो महिलाएं काम करती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ई मार्केट प्लेस। ये ई मार्केट प्लेस क्या होता है, जहाँ पर क्या कर सकती हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट वो बनाती हैं उनको बेच सकती है, उचित दाम प्राप्त कर सकती हैं। तो जैम पोर्टल का नाम आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है। तो उसी लिए ये स्टार्टअप का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। इसमें हमने कल और परसों का छूट गया था तो उसको भी पढ़ा है, ताकि हमारा कुछ भी करंट अफेयर ना छूटे। तो ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और याद रखिएगा, अभी मैंने मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साइंस की सीरीज़, चूँकि एमपी पटवारी एमपीपीएससी दोनों का पेपर है और वर्ग 2 में जो लोग का सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप वो भी पढ़िएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।